देश की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा होता दिख रहा है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की नजर अब प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर है और अब पूरे विपक्ष ने केंद्र से बीजेपी की सरकार को बेदखल करने की ठान ली है। कहते हैं कि जख्मी शेर और खूंखार हो जाता है और इस वक्त ममता बनर्जी पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती नजर आ रही है। खुद ममता कह रही हैं कि वो अब शेर की तरह लड़ेंगी। उधर आपको ये भी समझाएंगे कि कैसे बीजेपी को बंगाल की ये जीत मिली नहीं है बल्कि दिलवाई गई है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो ममता अपनी ही सीट से भी हार गई उसको लेकर सनसनीखेज खुलासा हो गया है। दरअसल 15 साल से बंगाल पर राज करने वाली ममता बनर्जी से अचानक सत्ता छिन गई और वो भी इतनी बुरी तरह से कि वो अपनी ही सीट नहीं बचा पाई। ऐसे में ममता को मिली इस चोट के बाद विपक्ष का इंडिया गठबंधन जिसमें फूट पड़ गई थी और जो बिखर गया था एक बार फिर एकजुट होता नजर आ रहा है और इस बार की एकजुटता पहले के मुकाबले बहुत मजबूत होती महसूस हो रही है। आपको याद ही होगा कि कैसे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पूरा विपक्ष एकजुट हुआ था और उसका असर चुनाव में दिखा भी था। बीजेपी को ऐसा झटका लगा था कि वो बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रह गई थी और विपक्ष का प्रदर्शन शानदार रहा था। बीजेपी के लिए गनीमत ये रही थी कि जैसे तैसे नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी से समर्थन मांगकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और फिर से मोदी सरकार बन सकी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि उस वक्त पूरा विपक्ष तो एकजुट हुआ था लेकिन ममता ने थोड़ी दूरी बनाई थी। सीट बंटवारे के चलते उनकी कांग्रेस से अनबन हुई थी। लेकिन अब बंगाल में बीजेपी और चुनाव आयोग ने ममता के साथ ऐसा खेल किया कि ममता को अब पुराने साथियों की याद आ गई है। अब ऐसा लग रहा है कि ममता की नजर 2029 के लोकसभा चुनाव पर है और वो हर हाल में अब प्रधानमंत्री मोदी से उनकी कुर्सी छीन कर रहेंगी और बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करके ही मानेंगी। ममता बनर्जी विपक्ष के इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बड़ी रणनीति तैयार करने में जुट गई हैं। खुद ममता ने इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों के नेताओं का नाम लेकर बहुत बड़ा इशारा दे दिया है। यही नहीं, उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया है कि चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसा एक्शन होगा जो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। और यहां तक कि ममता का ये भी कहना है कि बीजेपी केंद्र की सत्ता गंवाने वाली है और जिस तरह बंगाल में उनके साथ हुआ है इतिहास दोहराएगा और बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी। अब पहले जरा आपको ममता की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें जानना जरूरी है जिसमें चुनाव में मिली हार के बाद वो पहली बार सामने आई और बहुत से बड़े इशारे दे गई। सबसे पहले तो ममता ने बड़ी बात कही कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी। ममता बोली कि हम जनादेश से नहीं साजिश से हारे हैं। वो बोली कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, इसीलिए इस्तीफा देने के लिए राजभवन जाने का सवाल ही नहीं उठता। अब आपको यहाँ एक बात और साफ कर देते हैं कि अगर ममता खुद इस्तीफा ना भी दे तो भी संविधान के मुताबिक राज्यपाल सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को उनके पद से बर्खास्त कर सकते हैं। वहीं अब ममता की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आए तो ममता का बीजेपी और चुनाव आयोग पर गुस्सा भी झलक पड़ा। ममता बोली कि वो ऑफिशियली तो हमें हरा सकते हैं लेकिन नैतिक रूप से हम ही जीते हैं। ममता ने आगे कहा कि चुनाव आयोग असली विलेन है, उसने बीजेपी के साथ मिलकर 100 सीटें लूट ली हैं। ममता बोली कि बंगाल में वोट चोरी और ज्यादा हुई क्योंकि हमने बहुत कड़ी लड़ाई लड़ी। ममता ने तो ये भी कहा कि उनकी लड़ाई सीधे तौर पर बीजेपी के साथ नहीं बल्कि चुनाव आयोग से बन गई थी। ममता ने सीधा सवाल खड़ा किया कि अगर चुनाव आयोग बिक जाए, न्यायपालिका से न्याय ना मिले, इतने लोगों को एसआईआर के नाम पर निकाल दिया जाए, अधिकारी एक तरफा काम करे तो क्या ही होगा। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें पहले ही सूचना मिल गई थी कि काउंटिंग में खेल होगा और फिर टीएमसी के एजेंट्स को काउंटिंग रूम के अंदर जाने नहीं दिया गया, यहां तक कि उनके लोगों से मारपीट भी की गई।
और जब ममता खुद काउंटिंग सेंटर पर पहुंची तो उनको पेट और पीठ पर लात मारी गई। वहीं अपनी सीट हारने पर ममता बोल पड़ी कि अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, मैं आजाद पंछी हूं, अब सड़कों पर रहूंगी, जैसे चाहे अपने तरीके से काम करूंगी। ममता ऐसे में भावुक भी हो गई। वो बोली कि मैंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में दिया है। इन 15 सालों में मैंने एक पैसा भी पेंशन नहीं लिया और ना ही कोई वेतन लिया। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बहुत गंदे और चालाक तरीके अपनाए और इसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर शामिल थे। इसके बाद ममता ने वो इशारा दिया जिससे ऐसा दिख रहा है कि अब विपक्ष का इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को केंद्र से बेदखल करके ही दम लेगा। तो ममता बोली कि मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ है, अभी मेरे पास कोई पद नहीं है, इसीलिए मैं एक सामान्य नागरिक हूं और अब मेरा लक्ष्य है एक आम व्यक्ति की तरह विपक्ष के इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। और फिर ममता ने मोदी सरकार के अंत का संदेश दे दिया। वो बोली कि इतिहास खुद को दोहराएगा, जब बीजेपी केंद्र में सत्ता में नहीं रहेगी तो उनको भी वही हालात झेलने पड़ेंगे। यानी जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर ममता की पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, ममता ने अब चेतावनी दे डाली है कि इतिहास खुद को दोहराएगा और केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी और तब बीजेपी को भी वही हालात देखने पड़ेंगे जो बीजेपी ने साजिश करके उनकी पार्टी के साथ किया है। और फिर ममता ने इंडिया गठबंधन के नेताओं का नाम लेकर बड़ी बात कह डाली। ममता बोली कि मेरी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता मेरे साथ खड़े हैं, हम फिर से उभरेंगे और शेर की तरह लड़ेंगे। ममता बोली कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन ने मुझे फोन किया है। इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने मुझसे ये कहा है कि वो पूरी तरह से मेरे साथ हैं। और फिर ममता आगे बोली कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी एकजुटता यानी विपक्ष की एकजुटता और मजबूत होने वाली है। अब आपको यहाँ राहुल गांधी और ममता के बीच हुई फोन पर बातचीत भी जाननी चाहिए। तो बंगाल चुनाव के नतीजों से आहत राहुल गांधी ने फौरन ममता बनर्जी को फोन घुमा दिया था और जो बातचीत को लेकर खबर आ रही है वो ये है कि राहुल गांधी ने ममता से कॉल पर कहा है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ एक साथ लड़ना होगा। उन्होंने ममता से कहा है कि अब सेकुलर ताकतों को एक साथ एक मंच पर मजबूती के साथ आना होगा। राहुल गांधी की इन बातों के जवाब में ममता बनर्जी ने भी हामी भरते हुए कहा कि बीजेपी ने साफ तौर पर केंद्रीय एजेंसियों का और चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया है। वहीं ममता ने यह भी बताया कि पहले अखिलेश यादव खुद उनसे मिल रहे हैं और बाकी इंडिया गठबंधन के नेता भी एक एक करके उनसे मिलने पहुंच सकते हैं। अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मुलाकात की बात करें तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की ये मुलाकात 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत अहम मानी जा रही है, जो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इस मुलाकात में एसआईआर, बंगाल चुनाव नतीजों, केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग और कैसे इन सब से निपटा जाए उस पर गहरी चर्चा हो रही है। ममता बनर्जी जिस तरीके से चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ अकेले जद्दोजहद करती दिखी, उसके बाद अब अखिलेश यादव गठबंधन की अहमियत को और बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। ऐसे में अब होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की एकजुटता बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि इसका नजारा तो लोकसभा चुनाव में भी दिख चुका है कि कैसे इंडिया गठबंधन की एकजुटता ने सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ही पहुंचाया था। दरअसल कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के दलों से अलग अलग लड़ने से बीजेपी क्षेत्रीय दलों का एक एक करके सफाया कर रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार के बाद बीजेपी ने ममता का किला फतेह किया है, जो इंडिया गठबंधन में बड़ी हलचल मचा गया है। ऐसे में पूरा विपक्ष अब फिर से एकजुट होता नजर आ रहा है
और ममता खुद कह रही हैं कि अब उनका लक्ष्य विपक्ष के इस इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, जिसका मकसद साफ है, केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना। वहीं आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ी भविष्यवाणी कर डाली है कि मोदी सरकार गिरने वाली है। केजरीवाल बोले कि पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के लिए आखिरी चुनाव होंगे। पंजाब के बाद मोदी सरकार गिर जाएगी। केजरीवाल का कहना है कि पंजाब ही बीजेपी के इस विजय रथ को रोकेगा। वहीं बंगाल के नतीजों पर भी केजरीवाल ने तीखा हमला बोला है। वो बोले कि बीजेपी ने लोकतंत्र का अपहरण कर लिया है। बीजेपी पार्टियां तोड़ती है, वोट काटती है, वोट जोड़ती है। वो बोले कि बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली और कई अन्य राज्यों में बीजेपी ने धांधली करके ही सरकार बनाई है और यही अराजकता पूरे देश में चल रही है। ऐसे में देश की आजादी संकट में है। वहीं अब दोबारा ममता बनर्जी पर आए तो उन्होंने बड़ा इशारा भी दे दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव आयोग के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही हैं। लेकिन ममता ने इस पर सस्पेंस बनाए रखा कि वो कदम क्या होगा। ममता बोली कि चुनाव आयोग के खिलाफ वो क्या करेंगे ये अभी बताएंगे नहीं। दूसरी बात ममता ने ये बताई है कि उन्होंने 10 सदस्यों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला किया है। ममता बनर्जी का कहना है कि ये टीम उन जगहों का दौरा करेगी जहां उनके कार्यालयों पर कब्जा हुआ या हिंसा हुई है। उन्होंने ये भी बताया है कि अभिषेक बनर्जी के कार्यालय में भी तोड़फोड़ हुई है। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल जीतकर बीजेपी की खुशी का ठिकाना नहीं है और जिसका नतीजा ये है कि बंगाल में तांडव मचा हुआ है। सत्ता में आते ही बंगाल में जगह जगह ममता की पार्टी टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ और आगजनी देखी गई है। टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर से भी हमला किया जा रहा है। यहां तक कि टीएमसी के लोगों से बुरी तरह मारपीट की खबरें आई हैं। एक की तो मौत की भी खबर सामने आ रही है। और यही नहीं, बेहूदगी की इंतहा तो रिजल्ट वाले दिन ही दिख गई थी, जब एक टीएमसी उम्मीदवार नरोत्तम बिस्वास जब हार कर लौट रहे थे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर कर चेहरे पर भगवा रंग मल डाला था। और यही नहीं, टीएमसी की महिला कार्यकर्ता को घेर कर भी बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते दिखे। अब क्या बीजेपी के राज में महिलाओं के सम्मान की यही बात हुई थी? और कहां गए वो सुरक्षा बल के जवान जो भारी तादाद में बुलाए गए थे? और बीजेपी किस गुंडागर्दी की बात कर रही थी वो तो उल्टा ही अब नजर आ रहा है, क्योंकि खुलेआम जो जीत के बाद बंगाल में तांडव मचा है वो बहुत ही चिंताजनक है। वहीं ये भी जाहिर है कि जैसा बीजेपी कार्यकर्ताओं के लीडर उनको संदेश देंगे वो तो वैसा ही आचरण अपनाएंगे ही, क्योंकि जिस तरह की भाषा अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी ने अपनाई, कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ना ही था। आपको याद होगा कि कैसे अमित शाह ने भाषण में कहा था कि सरकार बनते ही टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। और यही नहीं, बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे शुवेंदु अधिकारी ने तो जीत के बाद खुलेआम अराजकता का संदेश दे डाला था। वो बोल पड़े कि उन्हें हिंदुओं ने जिताया है, ये हिंदुत्व की जीत है और अब वो हिंदुओं के लिए ही काम करेंगे। अब इस बयान से क्या ही मतलब निकाला जाए? क्या ये समाज को अराजकता और अशांति की तरफ नहीं धकेलता है? आपको बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इन घटनाओं पर बीजेपी को लताड़ रही है। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी का परिवर्तन निर्दोषों के खून से लिखा जा रहा है। यहां तक कि ममता की पार्टी टीएमसी का कहना है कि शुवेंदु अधिकारी ने खुलेआम धमकी दी थी कि टीएमसी को 24 घंटे में खत्म कर देंगे और अब ठीक वही हो रहा है। वहीं टीएमसी ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी के झंडा लगाए गुंडे घर घर जाकर नॉन वेज शॉप और बिरयानी वाले दुकानदारों को धमकी दे रहे हैं कि दुकान बंद कर दो। टीएमसी ने अमित शाह को घेरते हुए कहा कि अमित शाह की तरफ से की गई हजारों केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद ये सब खुलेआम हो रहा है और सुरक्षा बल चुपचाप तमाशा देख रहा है। अब समझते हैं कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं और क्यों ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को ये जीत मिली नहीं है बल्कि दिलवाई गई है।
तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह खत्म होने से पहले ही चुनाव की घोषणा कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल यही है, जब वोटर लिस्ट ही पूरी तरह से तैयार नहीं थी तो चुनाव कराने की जल्दी क्यों थी? और अगर चुनाव आयोग मनमानी पर उतरा था तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक क्यों नहीं लगाई? दरअसल 27 लाख लोग ऐसे हैं जो इसलिए सिर्फ वोट नहीं डाल पाए क्योंकि ट्रिब्यूनल में उनकी सुनवाई नहीं हुई। एसआईआर के तहत लाखों नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर हटा दिए गए। जब इसका विरोध हुआ तो लोगों को सुनवाई का मौका दिया गया कि ट्रिब्यूनल साबित करेगा कि उनके नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे या नहीं। लेकिन हुआ क्या कि प्रक्रिया इतनी देरी से चली और धीरे चली कि 27 लाख लोग वोट ही नहीं डाल पाए क्योंकि उनकी सुनवाई ही नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट से जब गुहार लगाई गई तो उसने भी राहत नहीं दी। अब ये संख्या कितनी बड़ी है आप समझ ही सकते हैं। 27 लाख लोग किसी भी चुनाव के पूरे नतीजे पलटने की ताकत रखते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अधूरी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराना लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं है? लोकतंत्र में सरकार चुनने का अधिकार सिर्फ जनता के पास होता है, ना कि चुनाव आयोग और न्यायालयों को। लेकिन जिस कदर बंगाल चुनाव हुआ है, साफ दिख रहा है कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने ही बीजेपी को ये प्रचंड जीत दिला दी है। कुछ खास सीटों के आंकड़े भी इस बहस को और तेज कर रहे हैं। भवानीपुर सीट, जहां से ममता खुद चुनाव हार गई हैं, वहां पर लगभग 47,000 वोटर हटा दिए गए और ममता बनर्जी अब सिर्फ 15,000 वोटों से हारी हैं। इसी तरह तमिलनाडु के कोलाथुर में लगभग 1 लाख वोटर हटाए गए और एमके स्टालिन करीब 8,700 वोटों से हारे हैं। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की सीट पर करीब 38,000 नाम हटे थे और वो लगभग 4,000 वोटों से ही हारे थे। इन उदाहरणों से ही समझा जा सकता है कि वोटर्स को डिलीट करने से कैसे नतीजों पर गहरा असर पड़ा है। आंकड़े बता रहे हैं कि बंगाल की 187 सीटों में से बीजेपी ने 119 सीटें जीत ली। इन सभी सीटों पर 5,000 से ज्यादा नाम हटाए गए थे। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सीटों में भले ही बड़ा अंतर दिख रहा हो, यानी बीजेपी भले ही ज्यादा सीटें जीत गई हो, लेकिन वोट प्रतिशत में दोनों पक्षों के बीच सिर्फ 3% का अंतर रहा है। योगेंद्र यादव ने बड़ी बात कही है कि अगर लगभग 4.3% लोग जिन्हें वोट डालने का मौका नहीं मिला वो वोट कर पाते तो नतीजे पूरी तरह अलग हो सकते थे। उनका कहना है कि इन लोगों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय से लोग थे या ऐसे लोग थे जो ममता की पार्टी के समर्थक थे। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग और बीजेपी ने जैसे बंगाल चुनाव लूटा, उससे विपक्ष के अंदर बड़ी हलचल मची हुई है और अब केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्ष बड़े प्रहार की तैयारी में जुट गया है।